गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जो है अमेज़न का वेब लेआउट्स डिज़ाइन करना बताऊंगा और इसके अंदर जो है हम रिएक्ट यूज़ करेंगे। रिएक्ट एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड की यूआई लाइब्रेरी है और रिएक्ट के अंदर हम साथ साथ बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो जो बूटस्ट्रैप है वो आपका एक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग बनाने का एक हमारा टूल है। अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस बनानी है तो आपको बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम बूटस्ट्रैप के बारे में देख लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप का जो डेवलपमेंट है ना, वो ट्विटर वालों ने किया है। twitter.com आपने देखा ही होगा। ये ट्विटर के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ही बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क को डेवलप किया है और इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो अमेज़न हम बनाएंगे। अमेज़न के लेआउट्स हम बनाएंगे, उसके अंदर हम जो है मान स्टैक यूज करेंगे। तो इनिशियली हमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस हमें यूज करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड के लिए इनिशियली जो है हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, रिएक्ट का। आर फॉर हम रिएक्ट यूज करेंगे। सो यहाँ पर रिएक्ट जेएस हम यूज करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क है हमारा, यह हमारा यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है। यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी हम यूज करेंगे और इसके साथ साथ इंटरनली हम क्या यूज करेंगे, BS5 हम यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप 5। तो बूटस्ट्रैप जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो किस तरीके से यूज होता है वो हम धीरे धीरे इसको देखेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि आपके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो टूल्स आपके पास होने चाहिए, वो टूल्स आपके पास सबसे पहले MS विजुअल कोड आपके पास होना चाहिए। दूसरा टूल आपके पास होना चाहिए गिट 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 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये जो दो टूल हैं वो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड आपके एडिटर होना चाहिए और गिट जो है वो आपका एक वर्जन कंट्रोल होगा, वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल तो गिट के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, आपका सोर्स कोड गिटहब पर मैनेज कर सकते हो ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी आपके सोर्स कोड को आपको देख सके। या तो आप पब्लिक रिपोजिटरी बनाएं या प्राइवेट रिपोजिटरी बनाएं, तो आप उसका अपना जो भी सोर्स कोड किया है वो गिट के थ्रू कर सकें। तो सबसे पहला काम तो ये हमारा है कि हम अपने स्टैक को भी प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप अगर इसके अंदर टूल्स की अगर हम बात करें तो VS कोड हो गया, गिट हो गया, उसके बाद आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। थर्ड टूल मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है वो नोड.जेएस आप इंस्टॉल करेंगे। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर से। रिएक्ट जो है इसकी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस यूज करने के लिए की जाती है। रिएक्ट इज यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्पा। रिएक्ट is used to create SPA। तो SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगल पेज, मतलब एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। आज से पहले जब वेबसाइट्स बनती थी अलग अलग पेजेस बनते थे, बहुत सारे पेजेस बनते थे। मगर रिएक्ट जैसी लाइब्रेरी आने से हुआ क्या है, बहुत सारे पेजेस नहीं बनते हैं। पूरी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही वेब पेज होता है और उस एक वेब पेज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो लोड होते रहते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी बनाई गई, फेसबुक वालों ने ऐसी लाइब्रेरी बनाई जो कि सिंगल पेज का यूज करेगी और उस सिंगल पेज के अंदर ही आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लोड करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लोड करते हैं। रिएक्ट की अगर हम बात करें तो रिएक्ट
रिएक्ट में बनी हुई सबसे पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है? तो अगर आप इंडिया से हैं तो डेफिनेटली फ्लिपकार्ट आपने सुना ही होगा, तो मैं आपको एक फ्लिपकार्ट ओपन करके बता देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है वो पूरी रिएक्ट के अंदर बनी हुई है। तो मुझे कैसे पता कि ये रिएक्ट के अंदर बनी हुई है? तो गूगल क्रोम के बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं। वन ऑफ द एक्सटेंशन इज वेब एपेलाइजर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेब एपेलाइजर करके एक प्लगइन होता है, क्रोम एक्सटेंशन होता है, या आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए और पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक चूज किया गया है उसकी वो सारी डिटेल बता देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिएक्ट लिखा हुआ आ रहा है। मतलब फ्लिपकार्ट का जो ये यूजर इंटरफेस देख रहे हो, फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस वेबसाइट। मतलब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे बेस्ट वेबसाइट अगर माने तो वो फ्लिपकार्ट ही होगी आपके थॉट में। तो फ्लिपकार्ट जैसा इंटरफेस जो बना हुआ है, शानदार इंटरफेस बना हुआ है, उस इंटरफेस को बनाने के लिए कौन सी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज चूज करी गई हैं? तो सबसे जो है वो बेसिकली आपका क्या यूज किया गया है, आपका रिएक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। और हम जो प्रोजेक्ट है वो हम Amazon बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर बेस्ट इंटरफेस डिजाइन अगर फ्लिपकार्ट है तो सर आप फ्लिपकार्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट की पूरी सीरीज में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड डिजाइनिंग देखना है तो आप मेरी दूसरी यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है वहां जाके आपकी कम से कम 111 वीडियोज मैंने बना रखे हैं, एक एक घंटे के। 3-4 महीने प्रॉपर लगे थे उस पूरी सीरीज को बनाने के लिए। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट में इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को जाके देख लो। और Amazon अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो Amazon हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा Amazon है, Amazon का इंटरफेस है, ये हम किसके थ्रू बनाएंगे? हम रिएक्ट के थ्रू हम बनाएंगे, तो उसके थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रिएक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो आपको अब एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई रिएक्ट के अंदर जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। मतलब एक पेज ही पे काम करना होता है, बाकी सारे जो पेजेस होते हैं वो हमें लगता तो है कि पेज लोड हो रहे हैं, मगर वो पेज लोड नहीं हो रहे हैं। उसी सिंगल पेज में दूसरे एलिमेंट्स आके क्या होते हैं, लोड होते रहते हैं, डायनेमिकली कंटेंट लोड होते हैं। मगर जो पेज होता है पूरी वेबसाइट में वो सिंगल पेज ही होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो सिंगल पेज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। React allow us to create reusable UI components. React हमें reusable UI components बनाने के लिए मदद करता है बेसिकली। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में जाते हैं। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए रिएक्ट का, कि रिएक्ट फेसबुक द्वारा डेवलप किया गया है। रिएक्ट जो है वो यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। रिएक्ट के थ्रू हम जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, हाउ डज रिएक्ट वर्क? रिएक्ट किस प्रकार से काम करता है? रिएक्ट क्रिएट अ वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। तो डॉम का मतलब क्या होता है? डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर आप इस ब्राउजर पर हैं, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए और एलिमेंट सेक्शन में जाना, और ये जितना भी HTML का कोड दिखाई दे रहा है, HTML का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट करता ये है कि इसी डॉम का एग्जैक्ट एक क्लोन, क्योंकि ये जो डॉम आपको दिखाई दे रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट में, ये रियल डॉम है, और इसी डॉम का एग्जैक्ट एक कॉपी वो रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर बना देता है। तो यहाँ पर कैसे बनाता है, क्या है, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा, बट अभी आपको ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई डॉम क्या होता है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कहाँ होता है? तो भाई डॉम जो है एक्चुअल में रियल डॉम अगर आपको देखना है कि डॉम होता क्या है, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिएगा, एलिमेंट सेक्शन में जाइएगा, और डॉम कुछ नहीं,
सिंपल सा जो आपका HTML का स्ट्रक्चर जो आप लिखते हैं कोड, वही डॉम कहलाता है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और जो डॉम आपको अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाई दे रहा है ये रियल डॉम है। रिएक्ट करता ये है कि रियल डॉम का एग्जैक्ट एक कॉपी, एक क्लोन उन रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, आप जिस भी सिस्टम पे आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट एक कॉपी कहाँ बना देता है, रैम के अंदर बना देता है। तो रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम पे काम करता है। जब भी आप रिएक्ट के अंदर काम करेंगे, रिएक्ट डायरेक्टली जाके इस डॉम पर मैनिपुलेशन नहीं करेगा। वो किस डॉम पे मैनिपुलेशन करेगा, रैम वाले डॉम पर मैनिपुलेशन करेगा। और जैसे ही रैम के अंदर जो वर्चुअल डॉम है उसमें मैनिपुलेशन हुआ तो वो मैनिपुलेशन किधर रिफ्लेक्ट कर जाता है, आपके रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में रिएक्ट जो है इनडायरेक्टली काम करता है डॉम पर, इनडायरेक्टली। पहले रैम पे काम करेगा और जैसे ही रैम वाले डॉम पे, क्योंकि दोनों ही जो डॉम हैं वो पूरे एग्जैक्ट क्लोन होते हैं, अगर एक डॉम पे कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रैम का जो आपका रिएक्ट का जो प्राइमरी वर्क है वो वर्चुअल डॉम पे काम करना है। और वर्चुअल डॉम कहाँ पर अवेलेबल होता है, आपकी सिस्टम की रैम के अंदर। तो इतना थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्ट में काम कर रहे हो, रिएक्ट की इंटरनल वर्किंग ही हमें नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाती है। इसका डाटाबेस के कनेक्शन के साथ या कोई भी डायनेमिक वर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको जो वेबसाइट आपकी कैसे दिखेगी, वो कंपोनेंट कैसे लोड होंगे, उसका यूजर इंटरफेस हैंडलिंग का काम करती है रिएक्ट। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, रिएक्ट के थ्रू आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। आपकी पूरी वेबसाइट में कितने HTML के पेज होंगे, सिर्फ एक ही पेज होगा। भले ही आपकी वेबसाइट के अंदर हजारों पेजेस की रिक्वायरमेंट हो, मगर जब आप रिएक्ट पे काम करने बैठोगे तो आपको सिर्फ एक ही पेज से आपको चालू करना है, अपना कोड करना। तो रिएक्ट जो है वो स्पा एप्लीकेशन बनाने के काम आती है। बेसिकली स्पा का मतलब क्या हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम को यूज करता है। जो रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम को यूज करता है, तो जब भी आप अपने इंटरफेस में चेंजेस करते हो तो रिएक्ट वो चेंजेस पहले कहाँ करता है, वो आपके वर्चुअल डॉम पे चेंज करता है। और रिएक्ट कुछ इस तरीके से बना है कि वर्चुअल डॉम में जैसे ही कोई मैनिपुलेशन डिटेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके वर्चुअल डॉम पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी वेबसाइट लोड नहीं होती है। आपकी वेबसाइट के अंदर जिस कंपोनेंट में चेंज हुआ है या जिस एलिमेंट में चेंज हुआ है, सिर्फ वो एलिमेंट का कोड अपडेट होता है, बाकी पूरी वेबसाइट इंटैक्ट रहती है, अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, तो हम ये धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। एक और पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर डॉम। अब यहां पर देखो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, ब्राउजर डॉम। अब ब्राउजर डॉम का मतलब क्या हो गया, ब्राउजर डॉम का मतलब रियल डॉम की बात हो रही है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, और ये एलिमेंट सेक्शन में ये जो आपको HTML का टैग दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, आपका ब्राउजर डॉम। इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग ब्राउजर डॉम मतलब इस वाले डॉम में डायरेक्ट चेंजेस करने की बजाय रिएक्ट क्या करता है, virtual DOM in memory. React create a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulation before making the changes to browser DOM. क्या बोल रहा है कि भाई जब React को कुछ भी चेंज करना होता है रियल डॉम पर, इस वाले डॉम पर, रियल डॉम को ब्राउजर डॉम भी कहते हैं। अगर रिएक्ट को कुछ भी ब्राउजर डॉम पे चेंज करना होगा तो रिएक्ट ब्राउजर डॉम पे डायरेक्ट कभी कुछ नहीं करता है। रिएक्ट हमेशा मेमोरी में पड़े हुए वर्चुअल डॉम में चेंज करेगा, और वहां जैसे ही चेंजेस डिटेक्ट हुए वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके ब्राउजर डॉम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। बस ये 3 पॉइंट आपको रिएक्ट के याद रखना है। बाकी वो कैसे चेंज करता है, क्या है क्या नहीं है, ये हमारे स्कोप से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको स्टडी होनी, सिर्फ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट इट नीड्स टू बी चेंज। आपकी वेब एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हो सकता है आप स्लाइडर यूज करो, नेविगेशंस यूज करो, मेन्यू बार यूज करो। तो आपकी एक वेबसाइट होती है, अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनती है। आपकी वेबसाइट के अंदर जिस भी कंपोनेंट में चेंज करना है, रिएक्ट सिर्फ उस कंपोनेंट को ही अफेक्ट करता है, बाकी कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। React find out what change have been
चेंज ओनली व्हाट इट्स, ये वही बात बोल रहा है। अब थोड़ा बहुत रिएक्ट की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी स्टैक को हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री बैकग्राउंड हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सो रिएक्ट जो है, द करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट जेएस इज 16। तो ये मार्च 2019 में रिएक्ट का वर्जन 16 चल रहा था, 16.8.6 चल रहा था। मगर आज मैं बात करूं तो आज तो भाई हो गया है 9 जून 2021 हो गया है। तो आज क्या चल रहा है तो उसके लिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही पता चलेगा। सो रिएक्ट जेएस आप गूगल पे लिखना और पहली वेबसाइट आ जाएगी reactjs.org, और ये वेबसाइट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में पढ़ने हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ना। और अभी आप करंट वर्जन देखो, करंट वर्जन चल रहा है 17.0.2 चल रहा है। सो आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो अगर आज आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपसे पूछे कि रिएक्ट का करंट वर्जन कौन सा है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देख लेना है कि भाई आज की तारीख तक तो 17.0.2 था। और इसके बारे में चेंज लॉग्स भी आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं किस वर्जन में, ये आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर जो है 17.0.2 वर्जन अवेलेबल है। इनिशियल रिलीज ये था जो कि 2013 में पहली बार रिएक्ट लॉन्च हुआ था, और लगभग आज 8-9 साल हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट रिएक्ट ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। रिएक्ट जेएस फर्स्ट यूज्ड इन 2011 फेसबुक न्यूज फीडर फीचर। सो रिएक्ट जेएस जो है इनिशियली क्योंकि उसने फेसबुक ने ही बनाया था, और फेसबुक ने क्यों बनाया था, क्योंकि फेसबुक अपनी खुद की वेबसाइट पर काम कर रहे थे, फेसबुक वाले facebook.com पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने फेसबुक के अंदर एक न्यूज फीडर की एक यूटिलिटी कुछ बनाई होगी, फीचर बनाया होगा, और वो पूरा फीचर उन्होंने रिएक्ट जेएस के थ्रू बनाया। तो उस फीचर को बनाने के लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने फेसबुक वालों ने डेवलप कर दिया। फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉके क्रिएटेड इट। तो फेसबुक के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जॉर्डन वॉके, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और बस इसमें इतना ही आपको हिस्ट्री पता है। अब हम जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड। अब टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड npm एंड node.js। अगर आप node.js इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास npm आ जाएगा। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। सो यहाँ पर मैं अगेन कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ जो हो सकता है आप कंफ्यूजन हो। सो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। सो npm, ठीक है। सो यहाँ पर npm कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो npm इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा node.js इंस्टॉल कर दो। node.js के अंदर बिल्ट इन npm आता है, अलग से कुछ npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो npm आपके पास होना चाहिए और node.js आपके पास होना चाहिए। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्शन यूज के लिए, अगर आप कोई लाइव प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर node.js इंस्टॉल करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम की एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू इंस्टॉल React package, टू इंस्टॉल रिएक्ट पैकेज आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप डी ड्राइव में जाइए और आप किसी भी ड्राइव में जाइए, सी के अलावा किसी भी ड्राइव में जाके अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लीजिए। मैं यहाँ पर अपना एक जो है प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेता हूँ, या मैं अमेज़न करके मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेता हूँ, और जितना भी मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा वो मैं इस फोल्डर के अंदर रखूंगा। अब सबसे पहला काम है कि आपको अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है, और उस टर्मिनल के अंदर आपको जो है क्रिएट रिएक्ट पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। सो आप राइट क्लिक करिएगा और आपको दो मेन्यूज यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज दिखाई देंगे, गेट गुई और गेट बैश। अगर ये दो मेन्यू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्या इंस्टॉल नहीं कर रखा है, गिट वर्जन कंट्रोल इंस्टॉल नहीं कर रखा है। अगर गिट वर्जन कंट्रोल इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो कहां से इंस्टॉल करना है, आपको गूगल पे जाके गिट एससीएम लिखना है, गिट एससीएम। तो गिट एससीएम जैसे ही लिखोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो पेस्ट कर देता हूँ।
तो गिट वर्जन कंट्रोल अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाके गिट का सॉफ्टवेयर जो है, आपको जो है गिट का सॉफ्टवेयर वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपने इंस्टॉल यहाँ पर गिट का सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको करना है। जैसे ही ये EXE डाउनलोड होगी, आप नेक्स्ट 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 करके आप उस EXE को आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर जाके आपको अपना राइट क्लिक करोगे तब ये दो मेन्यू आपको दिखाई देंगे। इसमें से आपको गिट बैश हियर वाले मेन्यू पे क्लिक करना है और आपका जो है एक कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। सो उस कमांड का नाम है npm install -g। सो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कमांड हमेशा हम यूज करते हैं npm, या फिर सबसे पहले तो हम नोड का वर्जन चेक कर लेते हैं। आपके मशीन में Node.js इंस्टॉल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? टर्मिनल पे जाके node-v करें। v का मतलब होता है वर्जन। तो उसने बता दिया कि मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में अभी Node.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, 15.12.0। मैं चाहता हूं कि npm का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। हालांकि मैंने npm कोई अलग से इंस्टॉल तो किया नहीं है, वो Node.js के साथ ही आता है। फिर भी आप npm का वर्जन देखने के लिए npm-v करें। v का मतलब होता है वर्जन। मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि मुझे npm का वर्जन बताओ, तो npm का वर्जन 7.9.0 है। उसके बाद कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड हमेशा क्या लिखनी पड़ती है, npm इंस्टॉल आपको कमांड लिखनी पड़ती है। मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस का व्हील अगर घुमाऊं तो ये थोड़ा सा क्या है, फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी, आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है यहाँ से बड़ा कर देता हूं ताकि आप इजीली देख पाए। उसके बाद आपने npm इंस्टॉल लिखा, उसके बाद आपको एक फ्लैग लगाना है -g। तो -g का मतलब हो गया ग्लोबल, मतलब कि जो भी पैकेज में इंस्टॉल करने जा रहा हूं उसको आप ग्लोबली इंस्टॉल करें। ग्लोबली का इंस्टॉल करने का ये मतलब हो गया कि मैं किसी भी ड्राइव पे जाके उस पैकेज को आराम से एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, तो npm इंस्टॉल -g आपने किया। उसके बाद पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या है, क्रिएट रिएक्ट -app। और ये आपको जो है पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और इंटरनेट अच्छी स्पीड का होना चाहिए। अगर इंटरनेट अच्छी स्पीड का होगा तो 1-2 सेकंड में हो जाएगा, स्लो आ रहा होगा तो चांसेस है कि आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पर मेरा ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अब जाके जो है मैं अपना पहला प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाला हूं। पहली अपनी रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड आपको ध्यान रखनी है। आपको कमांड लिखना है, यही कमांड में लिख रहा हूं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम। देख देख के करना है npx। उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखो। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट कौन सा आप स्टार्ट कर रहे हो, Amazon स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ Amazon। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड Amazon, ये आपने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद आप जो है 1-2 मिनट रुकेंगे और ये पूरा के पूरा रिएक्ट जो प्रोजेक्ट है ये डाउनलोड करेगा। और आपको पता होगा कि कहाँ से डाउनलोड करता है, npmjs.com वेबसाइट से डाउनलोड करता है। तो ये सारे पैकेजेस कहाँ से आते हैं, npmjs.com से आते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया है। लास्ट में लिखा हुआ जाएगा हैप्पी हैकिंग। इसका मतलब ये है कि बस वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूं और आप देखिए कि थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करूं और ये मैंने कमांड चलाई थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, Amazon। और ये इतना ये इसने इंस्टॉल किया और लास्ट में जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सक्सेस लिखा हुआ आएगा, सक्सेस क्रिएटेड Amazon। तो डी के अंदर Amazon फोल्डर के अंदर Amazon फोल्डर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्ट करने के लिए बता रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं कमांड बता रहा हूं कि अगर आप इसके अंदर काम कर रहे हैं तो ls करना। ls कमांड से क्या होगा, लिस्ट
जैसे आप डॉस के अंदर dir कमांड करके आप लिस्ट देखते हैं ना, तो उसी तरीके से इस वाले के अंदर आप ls कर सकते हो, ये dir भी कर सकते हो। दोनों ही कमांड से वो क्या करेगा, वो बता देगा कि क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। और करंट डायरेक्टरी क्या है, वो डी ड्राइव के अंदर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो देखो डी ड्राइव के अंदर अमेजोन के अंदर फिर अमेजोन है, तो मुझे अमेजोन फोल्डर के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए cd स्पेस अमेजोन आपने किया। अब आप देखिए आप कहां पर हैं, तो देखिए हम डी के अंदर अमेजोन के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपको जाना है सबसे पहले, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर जाके मैं npm स्टार्ट कर सकता हूं, तो मैंने यहां से किया npm स्टार्ट। जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो मेरा रिएक्ट का पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही आपने रिएक्ट npm स्टार्ट किया, तो देखिए आपका ये लोकल होस्ट पे चालू हुआ और पोर्ट 3000 चालू हुआ। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो किसी न किसी पोर्ट पे चलती है, और डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वो 3000 है। क्या डिफॉल्ट हम चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हो, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतना पता होना चाहिए कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कमांड है npm स्टार्ट, आपको लिखना है, और 1-2 सेकंड बाद आपका ब्राउजर पर रिएक्ट की एप्लीकेशन चलती हुई नजर आएगी। और ये देखिए एडिट src एंड सेव टू रिलोड लर्न रिएक्ट। तो अगर ये लोगो घूम रहा है, ये इस तरीके से आ गया है, इसका मतलब सक्सेसफुली आपने एक डिफॉल्ट रिएक्ट का पेज प्रोजेक्ट जो है आपने स्टार्ट कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के लिए आप कंट्रोल सी प्रेस करें, वापस से कंट्रोल सी करेंगे, प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट अगर टर्मिनेट होने के बाद अगर आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मिसिंग ये आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि रिएक्ट का सर्वर बंद हो गया है बेसिकली। तो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसका एक डेवलपमेंट सर्वर होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, npm स्टार्ट कमांड लिखते हो, इंटर करते हो, तो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर चालू हो जाता है। और उसका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो जनरली लोकल होस्ट कोलन 3000 पर चालू होता है। सो ये तो हो गया कि डायरेक्ट स्टार्ट करना। अब मैंने बताया है कि आप जो है यहाँ पर क्या यूज करते हैं, VS कोड यूज करते हैं। तो VS कोड एक कंप्लीट IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। मतलब IDE का मतलब होता है कि सब कुछ अवेलेबल है इस एडिटर के अंदर। तो मैं VS कोड यूज करूंगा, तो आप पहले ये ध्यान रख लेना कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो। तो मैं यहाँ पर ls करके देखूं, तो ये देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आप जो है अपनी कमांड चलावें कोड डॉट कमांड से क्या होगा कि आपका VS कोड के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एज अ वर्क स्पेस चालू हो जाएगा। सो ये देखिए ये एज अ वर्क स्पेस चालू हो गया। अब यहाँ से जो है मुझे अपना जो है रिएक्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल की आवश्यकता होगी। तो टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए आप टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो कंट्रोल और बैक टिक, ये 1 के पास में जो होता है, ये शॉर्टकट यूज कीजिए, या डायरेक्टली या टर्मिनल पे जाके इस पे क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल पे, तो नीचे आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। अब इस टर्मिनल पर भी आप कौन सी कमांड चला सकते हैं, npm स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो जो है आपका रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर आपका लॉन्च हो जाएगा सक्सेसफुली। नहीं, ये ऑफलाइन है, ये पूरा ऑफलाइन चल रहा है, इसका इंटरनेट से अभी कोई लेना देना नहीं। हाँ, इंटरनेट से कब लेना देना है, जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो, रिएक्ट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, उस समय इंटरनेट की जरूरत है। अब ये जो लॉन्च हो रहा है इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं, ये तो जो लोकल फाइल जो डाउनलोड हुई थी ना, उन्हीं उन्हीं का आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसके आउटपुट में कोई भी चेंजेस करने, जैसे ये लाइन मुझे एडिट करनी है, एडिट रीलोड, ये लिखा हुआ जो है लर्न रिएक्ट की जगह मुझे लर्न जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो मुझे किसी न किसी पेज में ये लिखा हुआ होगा। तो ये खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई src फोल्डर के अंदर fjs के अंदर जाके आप चेंज कर दो, हो जाएगा। तो src कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो ये src पड़ा हुआ है। इसके अंदर fjs कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा fjs। और उसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ ये कुछ कोड दिखाई दे रहा है, ये रहा एडिट लिखा हुआ, और लर्न रिएक्ट की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया लर्न जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। बस एक फाइल में जाके मैंने चेंज किया, सेव किया, और यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया लर्न जावा स्क्रिप्ट। ये आइकन हटाना है, तो ये इमेज ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ,
ये देखो। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि जैसे ही आप सेव करोगे ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको यहाँ जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग का मतलब ये हो गया कि आप अपने एडिटर के अंदर आपने जैसे ही चेंज किया, ब्राउजर ऑटोमेटिकली उन चेंजेस को डिटेक्ट करके वापस क्या कर देगा, रिलोड कर देगा। आपको यहाँ पर जाके रिफ्रेश करने की जरूरत रिएक्ट के अंदर नहीं पड़ती है। रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन हॉट रिलोडिंग सिस्टम रहता है। क्या आप अपने एडिटर में चेंज करो और ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर रिफ्रेश करते रहता है जैसे ही आप चेंज करेंगे। जैसे कि आप देखिए, इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूं और इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूं। अब देखना क्या लिखना, एडिट की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया डिलीट। अब मैंने देखो, मैंने सेव भी नहीं किया, जैसे ही मैंने लिखा वो चेंज हो गया। मुझे इमेज चेंज करना है, यहां से मैं गया और ये इमेज को मैंने यहां से सिर्फ ये मैं हटाया और ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो इस फीचर को रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन एक फीचर होता है जिसे हॉट रिलोडिंग कहते हैं। हॉट रिलोडिंग का काम ये होता है कि एडिटर के अंदर कुछ भी चेंजेस डिटेक्ट हुए तो उनको डायरेक्ट कहां पर रिफ्लेक्ट करना, ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करना। तो हॉट रिलोडिंग है। आपको कभी भी आउटपुट देखने के लिए बार बार ये रिफ्रेश करने की जरूरत रिएक्ट के अंदर पड़ती नहीं है। अगर आप सिर्फ HTML CSS कर रहे होते तो शायद आपको बार बार आउटपुट देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है, मगर रिएक्ट के अंदर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली आप तो चेंजेस करो और यहाँ पर चेंज कर दो और रीलोड नहीं हुआ, हमने यहाँ पर चेंज किया, रीलोड नहीं हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कंट्रोल एस कर देना तो हॉट रिलोड हो जाएगा। बट 99% क्या होगा, जैसे ही आप चेंजेस करते रहते हैं ना, एक आध सेकंड में वो रिफ्रेश करते रहता है उसको। ठीक है, सो ये मैंने अंडू किया, थोड़ा सा सेव किया और ये देखिए अंडू करते ही सेव करते ही वो वापस आ गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास रिएक्ट के अंदर हॉट रिलोडिंग अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो है बूटस्ट्रैप प्रॉपर रिएक्ट के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।